हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पेड़ पौधों से रिलेटेड आपके 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट में क्वेश्चंस आए हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड या फिर आपके फसल से रिलेटेड, हम उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड वो स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज आप 100% होंगे। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आपको कल सुबह मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, जिसमें आपके अर्थमेटिक, एडवांस और ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे उनको करवाऊंगा डिस्कस, ठीक है, ताकि जितने भी आपके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 से 7 मिनट की जो थ्योरी क्लास है उसको देखने वाले हैं, देन उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, खेजड़ी वृक्ष देखिए कहां पर पाया जाता है, आपके रेगिस्तानी इलाके के अंदर पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ये आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है। इस पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है, आपको याद रखना है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी आपका आ चुका है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। खेजड़ी पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप, बिहार के बोचाहा क्षेत्र में किसकी अधिकता है? लीची के पेड़ों की अधिकता है। जितने भी आपके फसल से रिलेटेड या पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना, मैंने उन सभी को एक साथ एक जगह पर लिख दिया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे, लीची के फूल कब खिलते हैं? आपको याद रखना है, फरवरी के अंदर खिलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और देखिए इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, तो आप इनको बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये स्टेटमेंट के रूप में आया था कि उत्तराखंड के अंदर जो खिलते हैं ना फूल, तो झाड़ियों में कैसे फूल खिलते हैं? आपके लाल फूल, पत्थरों के बीच में सफेद फूल, पीले पीले फूलों के कालीन जैसे मैदान कहां पर मिलते हैं आपको? उत्तराखंड के अंदर। और घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल कहां पर? आपके उत्तराखंड में, जिसे हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फूल खाने में भी प्रयोग होते हैं, मैं पहले भी करवा चुका हूं। कचनार के फूलों की सब्जी कहां पे? आपके उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जी केरल में, मैंने ट्रिक भी बताई थी, कैसे केले और कैसे ही आपका केरल, ठीक है। सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में, मैंने यहाँ पे भी ट्रिक बताई थी। सहजन में है आ रहा है और महाराष्ट्र में भी क्या आ रहा है? आपका है आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। सहजन के फूल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सालन किसको बोला जाता है? तरीदार सब्जी को बोला जाता है सालन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले फूल, ये आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? गुलदावरी और जीनिया, ये दो ऐसे फूल हैं जिनका प्रयोग रंग बनाने और कपड़े रंगने में आता है, ठीक है। आगे देखिए, गुलाब जल और ग्लिसरीन प्लस में कुछ बूंद नींबू की डालकर इस्तेमाल करने से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और दादी के रूप में पूछा था, यानी कि उन्होंने दिया था कि जो हमारी दादी होती है ना, उनका जो देसी नुस्खा है उसके बारे में बताइए ताकि हमारी सर्दियों में त्वचा नहीं फटे। तो वहां पे ऑप्शंस के अंदर यही गिवन था, गुलाब जल, ग्लिसरीन प्लस में कुछ बूंद नींबू की, ठीक है। आगे देखिए, इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है कन्नौज, उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको याद रखना है। कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। और देखिए केवड़ा है ना, वो भी क्या होती है? इत्र ही होता है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, फूलों का शुद्ध अर्क किसे कहा जाता है? इत्र को। इत्र को बोला जाता है फूलों का शुद्ध अर्क। और शुद्ध अर्क का मतलब क्या होता है? यानी फूलों से मिलने वाला सबसे शुद्ध पेय, ठीक है, इसको बोला जाता है फूलों का शुद्ध अर्क। आगे चलते हैं। गेंदा और गुलाब का फूल खुले व माला दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे ध्यान रखना है आपको, बेलवनी का गांव, और ये कहां पे पड़ता है? आपका कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये फसल से रिलेटेड है। यहाँ खेती करते समय किस औजार की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है? आपको याद रखना है खुंटी से। अगर नरम करने का क्वेश्चन आता है तो आप खुट्टी से नरम करेंगे, ठीक है। कुरिगे की सहायता से खेत में बीज डाले जाते हैं, किसकी सहायता से? कुरिगे की सहायता से। खेत या बगीचे में कुछ पौधे बिना बोए बाकी पौधों के साथ अपने आप निकलाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खरपतवार, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा,
जिन्होंने अब तक रिवाइज नहीं किया है ना, जिन्हें लगता है कि भी उन्हें डाउट है, उनकी चीज़ें अभी रेडी नहीं हुई हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको ईवीएस की जितनी भी थ्योरी क्लासेज है ना, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। और ईवीएस के जो पीवाईक्यू सीरीज हमने की है उन सभी का लिंक भी मिलेगा। हिंदी थ्योरी क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा आपको, और इसकी जो पीवाईक्यू सीरीज की हैं उनका भी मिल जाएगा। ये जो हिंदी की थ्योरी क्लासेज है ना, आप 100% देख लेना, ठीक है। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और देखिए जो सीडीपी की थ्योरी क्लासेस हैं ये भी आपको मिल जाएंगी, और इनकी जो पीवाईक्यू सीरीज है ये भी आपको मिलेगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे मैं इन प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इनको सिर्फ रिवाइज कर लें, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करना और आराम से उनको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इलिगे, अब आपको याद रखना है इलिगे क्या होता है, और ये कर्नाटक के बारे में बात चल रही है। तो देखिए एक तेज उपकरण जिसका उपयोग सूखे पत्तों जैसी वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे प्याज को पौधों से अलग करना, ठीक है। जैसे हम चाकू का यूज करते हैं ना, इसी तरीके से आपका इलिगे होता है, ठीक है, जिससे प्याज को पौधे से अलग करते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए बरगद के पेड़ की लटकन असल में क्या होती है, इसकी जड़ें होती हैं, आपको याद रखना है। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती हैं, सहारा देती हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। क्या नाम है, रेगिस्तानी ओक। ये कहां पर मिलता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। और यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में पूछा जा चुका है। और क्या देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो आपको याद होना चाहिए जो रेगिस्तानी ओक है ना, उसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप, और बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वहां पे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं, अबू धाबी के अंदर, आपको याद रखना है भाई। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च आदि कहां पे उगाई जाती हैं, आपके केरल के अंदर। आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। और आपको एक याद रखना है अडालज की बावड़ी। ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अगर इमारतों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे ये पूछा जा सकता है। तो अडालज की जो बावड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद, गुजरात में। पानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बावड़ी क्या है, पानी का एक स्रोत है। तो आपको याद रखना है अडालज की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, आपके अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, ये है घटपर्णी। और यहां से भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के रूप में ही आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, हम शिकारी पौधे भी बोलते हैं इनको। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेथिन्स, जो घटपर्णी है ना, इसको बोला जाता है निपेथिन्स। आपको याद रखना है क्या बोला जाता है, निपेथिन्स। सबसे ज्यादा मशहूर है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत राज्य के मेघालय में, यानी कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। घड़े से खास खुशबू आती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। क्या आती है, स्पेशल, यानी कि एक खास खुशबू आती है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। वह राज्य कौन सा है जहां पर खेती लॉटरी के माध्यम से की जाती है, तो स्टेट का नाम है आपका मिजोरम। पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। यहां पर जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बांस के एक बर्तन को हिलाकर उसमें से पर्ची निकाली जाती है। आप याद रखना कैसे बर्तन का यूज किया जाता है, बांस के बर्तन का, याद रखना आप। जिसका नाम आता है उसे खेती करने का हक दे दिया जाता है, आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका एक टीन जमीन। ये आपका आ चुका है, पूछा जा चुका है। एक टीन जमीन किसे कहते हैं,
एक टीन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं, याद रखना आप। आगे चलते हैं भाई। झूम खेती आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको। इसमें एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे गिराकर क्या कर देते हैं, जला देते हैं, याद रखना है आपको। जलाने से बनी राख जमीन में खाद का काम करती है। जब इस जमीन से खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बस मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपका ये पूछा जा चुका है, वहां पर दिया गया था कि हम क्या करते हैं, जमीन को पहले अच्छे से जोतते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, जोतते नहीं है, बस हल्के से हिलाते हैं और उसमें बीज हम छिड़क देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये आपका पूछा जा चुका है। आगे देखिए, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज होते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बोए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूम खेती मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के राज्यों में की जाती है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं भाई। गुजरात में कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस तरह से बनी सब्जी को क्या कहते हैं, उधियू। तो आपसे पूछा जा सकता है जो उधियू सब्जी है वो कहां पर पकाई जाती है, आपको याद रखना है गुजरात के अंदर। कहां पे, गुजरात में, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे देखिए। गुजराती में उधियू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा होना। ठीक है, यानी कि उल्टा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको थ्योरी में सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम करेंगे एमसीक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और हम फटाफट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दिया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से फटाफट इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। देखिए, जब कोरोना आया था तो उस टाइम क्या बोला गया था कि आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, और वो किससे होती है, विटामिन सी वगैरह जो खाते हैं ना उनसे होती है। तो इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी, आप क्या कीजिए, विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका, ब्रोकली, सोयाबीन, काला मिर्च नहीं होगा भाई, स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन ये भी नहीं होगा, दूध, स्ट्रॉबेरी और नींबू ये भी आपका नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर डी। देखिए आप, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको याद रखना। ब्रोकली, कीवी, शिमला मिर्च, संतरा और नींबू, इन सभी में होता है विटामिन सी, और आपकी सोयाबीन में होता है विटामिन बी और विटामिन ई, ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी पादप जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। तो इस राज्य का आप नाम बताइए। मैंने आपको बताया था ना कहां पर पाया जाता है, आपके मेघालय के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार का नाम बताइए। हमने जस्ट अभी किया था, क्या नाम है आपका, खोट्टे, यानी कि आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है, एकदम करेक्ट है भाई। मैंने बताया था ना, है में महाराष्ट्र में है आ रहा है, और आपके सहजन में भी क्या आ रहा है आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, गलत है भाई। केले के फूलों की सब्जी कहाँ पे है आपकी, केरल के अंदर, मैंने ट्रिक बताई थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और सी, यानी कि आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। तो मैंने कहाँ के बारे में बताया था आपको, आंसर नंबर डी, यानी कि मिजोरम के अंदर कैसी खेती होती है, आपकी साझी खेती होती है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, मैंने बताया ना शाहबलूत वृक्ष भी कहते हैं इसको, में नहीं पाया जाता। देखिए, नहीं पाया जाता पूछा है आपसे, और मैंने आपको बताया था यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आते हैं, तो आपको सारी बातें याद होनी चाहिए इन वृक्षों के बारे में। तो देखिए, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना एकदम करेक्ट है भाई। पेड़ के तने में पानी का एकत्र होना, ये भी आपका सही है। पत्तियां बहुत कम होना, ये भी आपका सही है, मैंने बताया था ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, एकदम सही बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि अगर रेगिस्तानी इलाकों में है तो वहां पे नॉर्मल सी बात है, पानी कम होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसी के अनुसार ही उगते हैं। वो वहां पे ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यह वृक्ष अपने तने से
जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ये आपका गलत है। ये बात इन्होंने यहाँ पे डाल दी आपके रेगिस्तानी ओक के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। आगे देखिए, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम करेक्ट है, हमने पढ़ा था जस्ट अभी। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, गलत है भाई। ये प्रॉपर्टी इन्होंने फिर किसकी लिख दी, आपके रेगिस्तानी ओक की, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी और आपका आंसर नंबर डी। देखिए कहां पर है, ए, बी और डी, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम कहां से लिया गया है, यह है आपका वन अधिकार अधिनियम 2007 से, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही आपका सीटेट खत्म हो जाएगा ना, देन उसके बाद हम लगभग 22 अगस्त से आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट आपकी साइंस और कंप्लीट आपकी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक, आपकी सोशल साइंस हो गई, आपकी ईवीएस हो गई, कंप्यूटर हो गया, हम इन सभी चीज़ों को एकदम डिटेल से करेंगे। जिस तरह से हमने ईवीएस को यहाँ पे कवर किया है ना, इसी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम को देंगे ना, चाहे फिर आपका वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप अलग से कॉन्फिडेंस 100% फील करेंगे। क्योंकि चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने आप से सोच लेते हैं कि हमने चीज़ों को रटा नहीं है, हमने बेसिक तरीके से चीज़ों को सीखा है। और इससे आपको आगे के प्रिपरेशन में 100% हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और इन क्लास को आप आराम से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झूम कृषि क्या है। देखिए, जैविक कृषि स्लैश एवं वन कृषि, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब हम झूम खेती करते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, पेड़ पौधों को गिराकर वहां पे जला देते हैं। तो बर्न का मतलब क्या है, आपका जलाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सिंकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं किसका उपयोग किया जाता है, आपकी छाल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधे में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली वह तकनीक क्या कहलाती है जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे की जड़ में दिया जाता है। देखिए, आप नैनो सिंचाई गलत है भाई, माइक्रो या सूक्ष्म सिंचाई ये भी आपका गलत है, फेमटो सिंचाई ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि ड्रिप सिंचाई। और आपको याद रखना है ये कहां से ली गई है, इजराइल से, आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। देखिए, कसकुटा अमरबेल पौधा गलत है भाई, सूरजमुखी ये भी गलत है, कैक्टस का पौधा ये भी आपका गलत है, घट पड़ने का पौधा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव का नाम वहां उगने वाले खेजड़ी के पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, ठीक है। भारत में यह गांव कहां पे है, आपको अच्छे से पता है कहां के बारे में बात हो रही है, आपके राजस्थान के। और राजस्थान में कहां पे, आपके जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में कहां पे, आपका जो खेजड़ली गांव है वहां पे। तो आपको ये सारी चीजें 100% याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सौंफ गलत है भाई, लौंग एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर क्या होगा आपका, गुलाब जल, ग्लिसरीन और आपके नींबू का रस, इनको जब मिला के लगाते हैं तो आपकी त्वचा क्या रहेगी, नरम रहेगी, रूखापन नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारे दादी के पुराने नुस्खे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, आपको लवण पता होगा, हम नमक को लवण भी बोल देते हैं ना, तो इनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा क्या होगी, आपको अच्छे से पता है। देखिए, अधिक उपजाऊ गलत है भाई, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त ये भी आपके गलत है। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी कि पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पर पाया जाता है, आपको अच्छे से आंसर पता है, मेघालय के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आपका इंडोनेशिया में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र रखता है और यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों में पाया जाता है। तो इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? अब आपको देखना है कौन सा सही है। तो देखिए आंसर नंबर फर्स्ट क्या है आपका, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, राइट है भाई। बी क्या है आपका, राइट है। और सी भी आपका राइट है। लेकिन जब आप डी को देखेंगे ना, तो ये आपका आबू धाबी में नहीं पाया जाता। आबू धाबी में पाए जाते हैं खजूर के पेड़, ठीक है, जो कि रेगिस्तानी ओक है, ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपका जो डी है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी, यानी कि ए, बी और सी। आगे चलते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जिला किसका भाग है, अच्छे से पता है, उत्तर प्रदेश का भाई। आगे बढ़ते हैं। गेंगर मेडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका प्रेक्षण क्या था? आंसर नंबर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, क्योंकि ज्यादातर पौधे होंगे ना वो पीले बीज के होंगे। आप थ्योरी क्लास में जाकर देखना, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष मिलते हैं? कहां पर मिलते हैं? आबू धाबी के अंदर, याद रखना है भाई आपको। आगे चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, एकदम करेक्ट है भाई। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका सही है। इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी आपका सही है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, गलत है भाई। किसके बारे में है ये? रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो आपका खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, वो कैसा होता है? आपका छायादार होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी और सी। देखिए कहां पर है, यानी कि आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, हर किसी को पता है, रात की रानी, ठीक है। औषधि बनाने के लिए काम लिया जाता है आपका गुड़हल। रंगाई में काम लिया जाता है आपका गेंदा। और पूरे वर्ष भर खिलता है आपका गुलाब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? हर किसी को पता है भाई, बरगद का वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? यानी कि आपसे खरीफ की फसल पूछी है, तो देखिए आप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में गेहूं और सरसों आ गया, तो ये तो रबी की है, गलत हो गया भाई। इसमें भी गेहूं सरसों है, ये भी आपका गलत हो गया। इसमें भी सरसों क्या है, गलत हो गया। खरीफ की पूछी थी, आंसर नंबर क्या होगा? फर्स्ट। तो आप नेग्लेक्ट वाला जो तरीका है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? देखिए खरीफ की फसल नहीं है पूछी है। धान तो है भाई, मक्का भी है, सोयाबीन भी है, लेकिन गेहूं आपकी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बक्सी पौधा है? अमरबेल, गलत है भाई। सैवाल, ये भी गलत है। पिचर पौधा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उसके अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? कार्य पूछा है भाई, कार्य। तो देखिए, पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब के तल में जमाना या पानी को सोखना। आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है क्या? आपका खोखला तना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय के साथ वर्षा लग रहा है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर होती है सबसे ज्यादा वर्षा। आपका मौसिनराम कहां पे है? आपका पड़ता है किस साइड में? उत्तर पूर्व के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चूज करिए। राजस्थान नहीं होगा भाई, यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती। गुजरात भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि असम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा खालिस्तान के रूप में उपलब्ध होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि रासायनिक रूप में। और ये क्वेश्चन जो आपके पोषण के स्तर थे ना, उनसे लिया गया है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है, जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 10% जो ऊर्जा होती है ना, वही यूज होती है। 90% जो ऊर्जा है वो आपकी वेस्ट हो जाती है, ठीक है।
ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, मैं पीछे जो क्लास करवाई है उनमें मैं करवा चुका हूं, तो आप किसी भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना खालिस्तान के होती है। तो मैंने आपको जल संवर्धन के बारे में बताया था, यह एक ऐसी तकनीक है जहां पे आपको किसकी आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती पौधों को उगाने के लिए। वो जल के अंदर ही केमिकल या हर तरह की ऐसी चीजें डाल देते हैं कि जो पौधा है ना वो जल के अंदर ही कंप्लीट उग जाता है, उसको मिट्टी या मृदा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सभी पोषक तत्व वो पानी के जरिए ही मिल जाते हैं पौधे को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी मिट्टी या मृदा के बिना उगने वाले पौधे क्या कराते हैं, जल संवर्धन तकनीक द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, हम कर चुके हैं काफी बार, क्या है भाई, आपका कप्पा, कप्पा बोलते हैं हम टेपियोका को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप नहीं है पे फोकस 100% करना भाई। ठीक है, इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, एकदम सही है भाई। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये आपका गलत है भाई। रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, ये भी आपका सही है। यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है, मैंने आपको बताया था कहां पर की जाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर। देखिए आप, उड़ीसा गलत है भाई, मिजोरम ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बिहार में भी नहीं और उत्तराखंड में भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने से संबंधित पर्व कौन कौन से हैं, देखिए नॉर्मल सा है और एकदम इजी क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लोहड़ी आ गया। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। विशु कहां पर माना जाता है, आपका केरल में। ओणम भी कहां पे, आपका केरल में। और पोंगल आपका कहां पर होता है, तमिलनाडु के अंदर। और उगादी अगर आपसे पूछा जाए तो ये काफी जगह पर होता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, कई बार करवा चुका हूं मैं, आंसर नंबर सी, यानी कि केरल के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीट, मेंढकों और चूहों को फंसाकर शिकार कर सकता है। करेक्ट है भाई, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। देखिए घटपर्णी कहां पर पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, मेघालय के अंदर। तो मेघालय कहाँ है, हमारे देश में तो है, तो ये तो आपका गलत हो गया भाई। आगे देखिए। यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये भी गलत है, आवाज नहीं निकालता, अच्छी सुगंध आती है इसके अंदर से, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो ये भी आपका गलत हो गया, वो आपको इस तरह से कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। ये भी आपका क्या है, करेक्ट। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ए और डी। ठीक है, देखिए कहां पर है आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके 38 क्वेश्चंस थे, इनसे बाहर आपको पौधों या फसलों से रिलेटेड नहीं मिलने वाले हैं। आप इन किसी भी क्लास को स्किप मत करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिलेगा विद डिटेल। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।